हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस साइन। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि घर क्या होता है और मकान क्या होते हैं। घर और मकान में ये दोनों में अंतर होता है। घर क्या होते हैं, इसमें भावनाएं होती हैं। इसमें क्या होती हैं, भावनाएं होती हैं। मकान जो होते हैं वह ईंट पत्थर वगैरह से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, ईंट पत्थर चीज़ों से बने होते हैं। इसमें क्या होते हैं, घर जो होते हैं सजीव होते हैं। इसमें प्रेम स्नेह वगैरह रहते हैं, प्रेम होता है, स्नेह होता है। लेकिन ईंट में जहाँ मकान होता है वहाँ पर क्या होता है, प्रेम और स्नेह नहीं होता। घर को छोड़ने में, आपको घर को छोड़ना हो तो तकलीफ़ होगी। जहाँ प्रेम वगैरह रहेगा, जहाँ पर प्रेम रहेगा, स्नेह रहेगा, उसे छोड़ने में आपको कठिनाई होगी। लेकिन जहाँ मकान रहेगा वहाँ आपको उस घर को छोड़ने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि आप उसको छोड़ेंगे फिर आप दूसरे घर जाएंगे, तो या तो आप उसको छोड़ के आप दूसरा घर ले लेंगे। तो इस तरीके से मकान को छोड़ने में उतनी तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन जहाँ भावनाएं होती हैं वहाँ पर तकलीफ़ होती है। हम लोगों ने देखा था कि घर का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। अगर घर नहीं होगा तो हम अपनी जो भी चीज़ें होती हैं, सामाजिक जो भी कार्य होते हैं उसको हम कहाँ पूरा करते हैं, मकान में ही करते हैं। और भी अदर चीज़ें होती हैं, अगर हमको किसी चीज़ से गर्मी ठंडक इन सब से बचाव की ज़रूरत होगी तो भी हम एक मकान की ज़रूरत हमें पड़ती है। अगर कोई प्राकृतिक आपदा हो गई या तो तूफ़ान, बाढ़, जो भी बारिश, इन सब चीज़ से बचने के लिए हमें घर की आवश्यकता पड़ती है, मकान की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो हमने मकान के बहुत आवश्यकता के बारे में हम लोगों ने देखा। इसकी पिछली क्लास में हमने घर और मकान की आवश्यकता के बारे में हमने देखा था। अब हम देखेंगे कि घर बनाते समय ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं। क्या देखेंगे कि घर बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें। घर बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो हम क्या देखेंगे कि घर बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं। कि पहले क्या देखेंगे कि इसकी लागत देखेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हम घर बनवा रहे हैं और हमारे पास उतनी इनकम नहीं है, हमारे पास उतनी आय नहीं है और हम बहुत महंगा घर बनवाने लगे। मतलब जो भी हम ये ज़मीन खरीद रहे हैं तो हमारे पास जितने पैसे नहीं, जो भी आपके पास आय हो उसी हिसाब से आपको कार्य करना चाहिए। इसीलिए एक कहावत कही गई, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। तो इसमें क्या है कि आपकी लागत कितनी है, आपके पास पैसे कितने हैं, कितनी लागत उसकी पड़ेगी, उसको समझ के उसके बाद आपको घर बनवाने चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है क्या, एकांतता। कि अगर आप घर बनवा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ऐसी जगह पे घर हो कि जो इस जगह पे मतलब एकदम रोड बिल्कुल बगल में हो, या ट्रेन वगैरह बहुत ज़्यादा स्टेशन एकदम पास में हो, मतलब एकदम जस्ट घर के पास में ही हो, जिससे बहुत ज़्यादा चहल पहल रहे। और बच्चों को मतलब कोई भी अगर बहुत ज़्यादा चहलकदमी रहेगी, अभी आप देखिए मार्केट में कोई भी कोई दुर्गा पूजा हो गई या तो आप मुहर्रम हो गया, मतलब कोई भी त्यौहार को ले लीजिए, उसमें क्या करेंगे कि लाउड स्पीकर वगैरह लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि मतलब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो क्या होता है, क्या उसको इन सब शोर, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो क्या अगर बहुत शोर हो रहा है तो क्या उसको शांति मिलेगी? नहीं। कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, और बहुत लाउड स्पीकर लगा दिया जाए, बहुत ज़्यादा शोर के बीच उसको रखा जाए तो क्या वो चुप होगा? नहीं। तो क्या है कि एक घर आप बनवाते समय आप ये देखिए कि वहाँ पर उसकी लागत कितनी है। एकांतता को देखिए। उसके बाद देखिए कि क्रियात्मकता। उसके बाद देखिए कि आप घर बनवा रहे हैं तो वह आपके काम के लायक होगी कि नहीं होगी। अगर वह काम के लायक नहीं होगी, आप ऐसी जगह घर बनवा लीजिए जिसका कोई उपयोग ही ना हो, तो क्या है कि वह घर बनवाने का मतलब क्या है। तो क्या देखेंगे कि लागत देखेंगे, एकांतता देखेंगे और क्रियात्मकता। फिर देखेंगे कि घर बनाते समय भूखंड का चयन करेंगे। भूखंड का चयन करेंगे।
तो हम क्या देखेंगे कि घर जब बनाएंगे तो उसमें वहाँ पर ज़मीन का चयन करेंगे। कहीं ज़मीन ऐसा तो नहीं है कि ज़मीन बिल्कुल बहुत ऊंची हो, या तो कहीं भराई वाली वहाँ पर मिट्टी हो और हम ऐसी ज़मीन पे घर बनवा ले और बारिश होने लगे तो जब भराई वाली मिट्टी रहेगी तो क्या होता है, उस मिट्टी में बारिश होती है और वो धीरे धीरे धंस जाता है। तो इससे क्या होगा कि वह हमारा घर भी जो होता है धंस जाएगा। या वहाँ की मिट्टी कैसी है, कहीं ऐसी नहीं है कि बहुत चिकनी मिट्टी है, कि चिकनी मिट्टी वगैरह बहुत रहेगी तो इससे क्या होगा, सीलन वगैरह बहुत ज़्यादा लगेगा, वहाँ पर फिसलहन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से घर बनवाते समय हम देखेंगे कि उसकी लागत कितनी होनी चाहिए, हमारा घर जो बन रहा है वह वहाँ पर एकांतता है या नहीं। फिर उसके बाद देखेंगे वहाँ की क्रियात्मकता को देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे घर बनाते समय भूखंड का चयन, जब हम ज़मीन का चयन कर रहे हैं तो हम उसको देखेंगे कि जो ज़मीन है वो ज़मीन कैसी, मतलब किस स्थान पे है। अगर हम घर बनवा ले रहे हैं, ठीक, उसके बाद क्या देख रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए आसपास कोई स्कूल ही नहीं है। उसके बाद क्या देख रहे हैं, कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। मतलब ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि घर के पास ही थोड़ी 3 किलोमीटर के अंदर कम से कम स्कूल हो, वहाँ पर एक हॉस्पिटल हो, मतलब और जो साग सब्जी वगैरह आप ले रहे हैं डेली यूज़ का सामान, वो सब चीज़ें हो। अब घर बनवा लिए, ऐसी जगह बनवा लिए कि मार्केट का वही कोई साधन ही नहीं है, सब्जी लेने जाना हो रहा है तो 4 किलोमीटर दूर जाना हो रहा है। तो क्या है कि घर बनाते समय हम ज़मीन जब जहाँ लेंगे, भूखंड का चयन करेंगे तो इन सब बातों का वहाँ पर ध्यान रखेंगे। और वहाँ पर भूखंड का ध्यान रखते समय ये हम देखेंगे कि ये मिट्टी किस चीज़ की बनी हुई है, कहीं इस पर घर बनवा दें तो हमारे घर में सीलन तो नहीं लग रही है। सीलन लगने से क्या होगा, आप कोई भी सामान रखेंगे तो क्या है, वो सामान ख़राब हो जाएगा। वहाँ पर कीड़े मकोड़े ज़्यादा लगते हैं, कीड़े मकोड़े ज़्यादा लगेंगे तो उससे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके से कि देखेंगे घर बनाते समय भूखंड का चयन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि घर बनाते समय घर के अंदर का वातावरण पर ध्यान देंगे, वातावरण पर ध्यान देंगे। और क्या करेंगे कि घर बनाते समय हम घर के अंदर का वातावरण देखेंगे कि घर बनवा लिए तो उसके अंदर का वातावरण कैसा है, कहीं मतलब वेंटिलेशन की कोई सुविधा ही नहीं है। अब घर बनवा लिए, बस एक दरवाज़ा है, चारों तरफ से पैक है, मतलब वेंटिलेशन भी तो होना बहुत ज़रूरी है। कि अभी हम इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि संवादन का होना कितना ज़रूरी होता है। तो संवादन भी वेंटिलेशन वगैरह की होनी, और कहीं ऐसा नहीं कि आसपास कोई पेड़ ही ना हो, शुद्ध वायु भी ना हो। तो इस तरीके से घर बनाते समय हम ये देखेंगे, अंदर का वातावरण देखेंगे, यहाँ तक कि बाहर का भी वातावरण को ध्यान में रखेंगे। और क्या देखेंगे कि घर लेते समय हम ये देखेंगे, ज़मीन लेते समय कि कोई आसपास ज़मीन लेते समय कारखाना, क्या देखेंगे कि कारखाना या कोई फैक्ट्री तो नहीं है। मतलब ज़मीन लेते समय ये ध्यान देंगे कहीं कारखाना और फैक्ट्री तो नहीं है। अब वहाँ पर क्या है, कारखाने रहेंगे, फैक्ट्री रहेंगे, और आप घर में है, वहाँ पेड़ पौधे की उतनी सुविधा नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, तो क्या है कि वहाँ पर कारखाना फैक्ट्री रहेगी तो वहाँ पर का वातावरण जो होता है वह शुद्ध रहेगा। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को भी ध्यान में रख के जहाँ ज़मीन लेंगे तो ऐसी जगह ज़मीन लेंगे जहाँ पर कारखाना और फैक्ट्री ना हो। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि जब ज़मीन लेंगे तो ध्यान देंगे कि वहाँ पर हॉस्पिटल और स्कूल लगभग 3 किलोमीटर के अंदर हो। मतलब जहाँ ज़मीन लेंगे वहाँ पर देखेंगे कि हॉस्पिटल और स्कूल कितने किलोमीटर के अंतर्गत हो, 3 किलोमीटर के अंदर हो। और नेक्स्ट देखते हैं कि वहाँ का वातावरण, जहाँ पर हम ज़मीन ले रहे हैं वहाँ का वातावरण कैसा होना चाहिए, साफ़ और स्वच्छ होना चाहिए। बहुत आप ज़मीन लीजिए तो बहुत घनी बस्ती में मत लीजिए। अब घनी बस्ती में ले रहे हैं, वहाँ पर कोई नाली निकास की कोई सुविधा ही नहीं है, नाली बहुत खुली पड़ी हुई है, वहाँ का वातावरण, वहाँ पर बहुत गंदगी है। तो ऐसा क्या है कि आपके घर पे भी, आपने घर बनवाया है, आपके घर के सदस्य पे भी प्रभाव पड़ेगा। और अगर वहाँ की मिट्टी नहीं अच्छी है तो भी आपके घर के सदस्य पे प्रभाव पड़ेगा। वहाँ पर क्या होगा, घर जल्दी ख़राब हो जाएंगे, घर जल्दी कमज़ोर हो जाएंगे, वह सीलन की वजह से वो टूटने लगेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि घर बनाते समय हम ध्यान देने, मतलब इन सब बातों का हम ध्यान देंगे। फिर हमें क्या है कि हमें बहुत बड़े पेड़ों और इमारतों के पास घर नहीं बनवाना चाहिए, और
इमारतों के पास घर नहीं बनवाना चाहिए। हम जब घर बनवा रहे हैं तो बहुत बड़े बड़े वहाँ पर पेड़ हैं और वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इमारत है, तो क्या होता है ये जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं और इमारत होते हैं, जब आंधी तूफान ये सब चीज़ें आती हैं तो इन सब के गिरने के डर रहते हैं, और जब ये सब गिर जाएंगे तो क्या होता है कि आपके जो घर होंगे वो नुकसान हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम घर बनाते समय क्या क्या ध्यान देंगे कि वहाँ पर लागत कितनी है, वहाँ की एकांतता को ध्यान देंगे, वहाँ पर क्रियात्मकता को ध्यान देंगे। घर बनाते समय हम भूखंड का चयन करेंगे कि भूखंड वहाँ की ज़मीन कैसी होनी चाहिए। फिर उसके बाद वहाँ साफ़ और स्वच्छ का वातावरण का ध्यान देंगे। फिर वहाँ पर देखेंगे कि बड़े बड़े पेड़ और इमारत तो नहीं है वहाँ पर। और क्या देखेंगे कि वहाँ पर जो हॉस्पिटल है, स्कूल है, वह 3 किलोमीटर के अंतर्गत हो। और उसके बाद क्या देखेंगे कि वहाँ पर जो भी है पेड़ पौधे ये सब की सुविधा हो। तो इस तरीके से हम घर बनाते समय काफ़ी चीज़ों को ध्यान देंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या देखेंगे कि भूमि का चयन हम कैसे करते हैं। घर बनाते समय हम जब भूखंड का चयन करेंगे तो वहाँ पर मिट्टी का चयन करेंगे कि भूमि का चयन करते समय मिट्टी का चुनाव करेंगे कि वहाँ पर किस तरीके की मिट्टी होनी चाहिए। तो भूमि का चयन, भूमि का चयन, ठीक। अब इसको देखते हैं कि भूमि का चयन करते समय क्या ध्यान देंगे। एक उपयुक्त मिट्टी होती है, उपयुक्त, जिसे क्या कहते हैं अच्छी मिट्टी, अच्छी। और क्या होती है ये अनुपयुक्त होती है, अनुपयुक्त। क्या होती है भूमि का चयन करते समय देखेंगे कि पहले देखेंगे इसमें मिट्टी कोई होती है, कौन कौन सी होती है, रेतीली होती है, रेतीली होती है। और क्या होती है कि रेतीली, ककरीली, पथरीली, चूने की मिट्टी, चूने की मिट्टी, ठीक। अब हम इसमें देखते हैं जो अनुपयुक्त मिट्टी होती है वो क्या होती है। ये क्या होती है, चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी। और क्या दूसरी क्या होती है कि भराई मिट्टी, भराई मिट्टी या बनाई गई मिट्टी, या बनाई गई मिट्टी। तो हम देखते हैं कि जो उपयुक्त मिट्टी होती है वो कौन कौन सी होती है, जो घर के लिए अच्छी मिट्टी होती है कौन कौन सी होती है, रेतीली होती है, ककरीली होती है, पथरीली होती है, चूने की मिट्टी होती है। और जो अनुपयुक्त मिट्टी होती है वो क्या होती है, चिकनी मिट्टी होती है, भराई मिट्टी होती है या बनाई हुई मिट्टी कही जाती है इसे। मतलब जो भराई मिट्टी होती है उसे बनाई गई मिट्टी कही जाती है। अब हम एक एक करके देखेंगे। जो रेतीली मिट्टी होती है उसके बारे में देखते हैं। तो जो रेतीली मिट्टी होती है, रेतीली ये क्या होती है, सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली मिट्टी होती है। रेतीली मिट्टी क्या होती है, रेतीली मिट्टी जो होती है घर के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है, इसमें क्या होता है, इसमें नमी सोखने की क्षमता जो होती है वो बहुत कम होती है। नमी को सोखने की क्षमता कम होती है। क्या होती है, नमी को सोखने की क्षमता कम होती है, या इसमें क्या होती है, आर्द्रता ज़्यादा होती है। और क्या होता है कि जिसकी वजह से सीलन नहीं लगती, जिसकी वजह से नमी नहीं रहेगी और सीलन नहीं लगेगी। अगर क्या है, अगर दीवारों पर नमी रहेगी और या तो अगर दीवारों पर नमी और सीलन रहेगी तो उससे क्या होता है, दीवार जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। आप
जिस घरों में सीलन वगैरह रहते हैं, आप देखिए कोई सामान, कोई भी अनाज रखे जाते हैं वो बहुत जल्दी से जल्द ख़राब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सीलन बहुत ज़्यादा है, और जिस स्थान पे सीलन रहते हैं वहाँ पर कीड़े मकोड़े बहुत जल्दी पनपते हैं। और क्या होता है कि आप कैसे भी महंगा से महंगा पेंट करा दीजिए, लेकिन आप देखिए कोई भी पेंट कराइए तो सीलन की वजह से वह क्या होता है कि जो मतलब जो पेंट वगैरह होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो क्या होता है कि इसमें उपयुक्त मिट्टी एक होती है और ये एक अनुपयुक्त है। उपयुक्त में हमने देखा ककरीली, रेतीली, पथरीली, ये चूना युक्त मिट्टी, ये सब क्या है? उपयुक्त मिट्टी है। और रेतीली मिट्टी क्या होती है? ये घर के लिए सबसे उपयुक्त होती है, उपयुक्त मिट्टी होती है। नमी के सोखने की क्षमता इसमें बहुत कम होती है। जब ये नमी को कम सोखती है तो क्या होता है, इससे क्या होगा कि जब पानी को कम सोखेगी, जिसकी वजह से जो सीलन नहीं लगेगी, और जब सीलन नहीं लगेगी तो घर की दीवारें जो होती हैं वो मजबूत होंगी, और जब मजबूत रहेंगी और सीलन नहीं लगेगा, वहाँ पर नमी नहीं रहेगी, तो इससे क्या होगा कि वहाँ पर कीड़े मकोड़े ये सब कम पनपेंगे, और इससे क्या होगा कि घर आपका काफ़ी सालों तक चलेगा। क्योंकि घर जो है, मकान जो है वो हमेशा नहीं बनाया जाता। मकान को जब भी बनाते समय बहुत सोच समझ कर बनाया जाता है। क्योंकि जैसे कि आज हमने सोच लिया कि चलो ठीक है, हमें मकान बनवाना है, कपड़े के लिए सोच लिया, सब्जी के लिए सोच लिया, और भी अदर सामान के लिए कि चले ठीक है, हमें कोई बुक लेनी है, हमें कोई नोट्स लेनी है, सब कुछ सोच लिया, वो सब चीज़ें पूरी हो सकती हैं। क्या मकान के लिए सोच लिया कि चलो ठीक है कल घर बनवा लेते हैं, बन जाएगा? नहीं, घर बनवाने के लिए, मकान बनवाने के लिए काफ़ी समय लगता है। तो ये हमने देखा कि इसमें क्या होती है कि इस तरीके की मिट्टी ये उपयुक्त मानी जाती है। और अब दूसरी मिट्टी देखेंगे, ककरीली पथरीली मिट्टी। क्या देखेंगे? ककरीली पथरीली मिट्टी, ककरीली पथरीली मिट्टी। इसमें क्या होती है? इसमें ककरीली पथरीली मिट्टी भी ये क्या करती है? पानी को सोखती है। ये पानी को सोखती है। इसमें क्या होता है कि जैसे बारिश हुई तो जहाँ की मिट्टी ककरीली पथरीली रहेगी तो पानी क्या है, उसके मतलब कंकड़ वगैरह की वजह से उसके अंदर चला जाएगा। तो ये क्या है कि ककरीली पथरीली मिट्टी पानी को सोखने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है। इस मिट्टी में पानी नीचे बैठ जाता है। क्या होता है? इस मिट्टी में पानी नीचे बैठ जाता है। इस मिट्टी में क्या है? पानी नीचे बैठ जाता है, जिससे ये अभी आप लोग उपयुक्त मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला क्या था? रेतीली मिट्टी थी। अब दूसरा क्या है? ककरीली पथरीली मिट्टी पानी को सोखती है। और इसमें क्या होता है? इस मिट्टी में पानी नीचे जो होता है बैठ जाता है, जिससे क्या है? जिससे सीलन नहीं लगती। और इस मिट्टी में बना घर दिन में हमेशा ज़्यादा गर्म रहेगा। दिन में हमेशा ज़्यादा गर्म रहेगा। और क्या होगा कि ये हमने देखा कि ककरीली पथरीली मिट्टी क्या होती है? ये पानी को ज़्यादा सोखती है। जैसे कि अगर हमने बताया कि अगर कंकड़ पत्थर ये सब रहेंगे तो जब बारिश होगी तो कंकड़ पत्थर की जो बीच में मतलब जगह होती है उससे क्या होता है कि पानी अंदर चला जाएगा। और इस मिट्टी को क्या है? पानी जो होता है वह नीचे बैठ जाता है, और जिसकी वजह से क्या होती है? सीलन नहीं लगती है। और इस मिट्टी से बना घर क्या होता है? दिन में जो होता है कंकड़ पत्थर होने की वजह से हमेशा गर्म रहेगा। आप देखिए कभी धूप बहुत ज़्यादा तेज हो तो आप देखिए जहाँ पत्थर होता है, मतलब मिट्टी पे आप पैर रखिए तो वो कम, लेकिन पत्थर पे पैर रखिए तो वहाँ पर वो ज़्यादा जलने लगता है। तो क्या है कि पत्थर बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है। तो इस मिट्टी से बना घर क्या होता है? दिन में हमेशा ज़्यादा गर्म रहेगा। अब हम देखते हैं चूने युक्त मिट्टी। क्या देखेंगे?
चूने युक्त मिट्टी। चूने युक्त मिट्टी। चूने युक्त मिट्टी क्या होती है? इस मिट्टी में भी सीलन नहीं लगती। इस मिट्टी में भी सीलन नहीं लगती। और क्या है? मकान, जिसकी वजह से मकान जो होता है वो मजबूत बना रहता है। मकान मजबूत बना रहता है। और कीड़े मकोड़े नहीं लगते। कीड़े मकोड़े नहीं लगते। और क्या है कि पहले, और देखिए पहले जो होता है, पहले घर पर अब देखिए कि जो चूने युक्त मिट्टी होती है इसको हम लिख देते हैं कि जिससे आप लोगों को, अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। चूने युक्त मिट्टी क्या होती है कि इस मिट्टी में भी सीलन नहीं लगती है। इस मिट्टी में सीलन नहीं लगती है और मकान क्या होता है? मजबूत होता है। क्योंकि ये कैल्शियम युक्त मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? कैल्शियम युक्त मिट्टी होती है। और ये क्या होता है? मकान जो होता है इससे मजबूत बना रहता है। कीड़े मकोड़े, जब मकान मजबूत रहेगा, सीलन नहीं लगेगी तो क्या होता है? कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। पहले आप देखिए कि पहले जब घर पेंट होता था तो पहले क्या, चूना ज़रूर होता था। जो चुनाई पहले लगवाया जाता था, तो इससे क्या होता था कि पहले जो तब वो क्या होता था, ख़राब नहीं होते थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि चूने युक्त मिट्टी भी घर के लिए उपयोगी होती है। अब हम देखते हैं कि हमने 3 तरीके की मिट्टी देखी। कौन कौन सी? एक रेतीली मिट्टी देखी, दूसरी हमने ककरीली पथरीली मिट्टी देखी, तीसरी हमने कौन सी मिट्टी देखी? चूने युक्त मिट्टी देखी। अब हम देखते हैं कि अनुपयुक्त मिट्टी। अनुपयुक्त मिट्टी। अनुपयुक्त मिट्टी में क्या हम देखेंगे? भराई गई मिट्टी। भराई गई मिट्टी। इस मिट्टी में क्या होता है? जैसे जहाँ बहुत गड्ढा वगैरह रहता है वहाँ पर सब क्या करते हैं, जैसे कोई अगर मतलब कोई गड्ढा है वहाँ पर पानी भरा रहता है, अगर पानी सूख गया तो क्या करते हैं, सब धीरे धीरे उसमें कूड़ा डालने लगते हैं। और कूड़ा डालने लगते हैं तो क्या होता है, वह स्थान जो होता है वो भर जाता है। तो क्या है, वो भी एक ज़मीन एक तरीके से तैयार हुआ कि मतलब वहाँ पर पहले क्या था, गड्ढा था, ठीक, और वहाँ पर पहले पानी था। पानी क्या हो गया, पानी सूख गया तो वहाँ पर क्या करते गए, तो पानी में ही सब लोग क्या करते गए, कूड़ा डालते गए। अब वो क्या हो गया कि पानी जो होती है, जब वो क्या हो गया कि वहाँ पर कूड़ा जो होता है वो जमा होने की वजह से वह क्या हो गया, वो स्थान पूरा भर गया। तो ये इसी को क्या कहेंगे कि भराई गई मिट्टी। भराई गई मिट्टी या तो बनाई गई मिट्टी, तो इसी को क्या कहते हैं, बनाई गई मिट्टी। तो इस तरीके से ये मिट्टी जो होती है, जब इस पर आप घर बनवाएंगे तो जब बारिश होगी तो क्या होगा कि वह जो कूड़ा है नीचे दबती हो गए, तो ये क्या हो गया कि ये धीरे धीरे वहाँ पर जो है नीचे सड़ते जाएंगे। जब सड़ते जाएंगे तो धीरे धीरे नीचे वो क्या होता जाएगा, धंसता जाएगा। जब धंसता जाएगा तो आप अगर उस पर मकान बनवाएंगे तो क्या होगा कि मकान जो है आपका नीचे धंसता जाएगा। तो इस तरीके से ये मिट्टी क्या होती है, ये मिट्टी अनुपयुक्त हुई। मतलब इस मिट्टी का कोई मतलब इस मिट्टी पर घर नहीं बनवाना चाहिए। एक बार फिर से देखिए, भराई गई मिट्टी क्या होता है कि एक मतलब जैसे एक गड्ढा हो गया और वहाँ पर क्या होता है, सब लोग कूड़ा फेंकने लगे। कूड़ा फेंकने की वजह से वो क्या हो गया कि समतल हो गया, वहाँ पर कूड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए। अब वही मिट्टी जो है बराबर कर दिया गया, लेकिन जब वो मिट्टी, उस मिट्टी पर आप घर बनवाएंगे तो बारिश होगी तो वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धंसता जाएगा। और जब धंसता जाएगा तो क्या होगा कि आप घर बनवाएंगे तो वो भी धीरे धीरे धंसता जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो होता है कि घर जो है वो ख़राब हो जाएगा। इस मिट्टी से बने घर जो होते हैं स्वास्थ्य भी अच्छे नहीं रहेंगे। अब हम देखेंगे चिकनी मिट्टी। क्या देखेंगे, चिकनी मिट्टी।
चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में क्या देखते हैं कि चिकनी मिट्टी जो होती है यह जितनी जल्दी पानी को सोखती है उतनी जल्दी पानी को रिलीज़ भी करती है। जितनी जल्दी पानी को सोखती है उतनी जल्दी रिलीज़ करती है। जिससे क्या है, जिससे मिट्टी धंस जाती है, जिससे मिट्टी धंस जाती है। तो हमने क्या देखा, चिकनी मिट्टी में चिकनी मिट्टी जितनी जल्दी पानी को सोख लेती है उतनी जल्दी क्या होती है, उतनी जल्दी रिलीज़ करती है, जिससे क्या होता है कि मिट्टी धंस जाती है। चिकनी मिट्टी से ही क्या होती है, इसी मिट्टी से क्या मूर्तियाँ बनती हैं। मूर्तियाँ या घरों की लिपाई में जो घर की पुताई वगैरह की जाती थी पहले, यही चिकनी मिट्टी से घरों की लिपाई। इसमें क्या है कि पानी को यह लंबे समय तक रोके रखता है, और क्या, जिसकी वजह से कि जब पानी को जितनी जल्दी क्या पानी को सोखती है उतनी जल्दी क्या करती है, पानी को रोके रहता है, और उतनी जल्दी क्या करती है, पानी को रिलीज़ कर देती है। तो चिकनी मिट्टी से बना घर जो होता है वह अच्छा नहीं होता है। अब हमने क्या है, हमने अनुपयुक्त मिट्टी के अंतर्गत दो देखे कौन कौन सी मिट्टी पे घर नहीं बनवाने चाहिए। एक थी चिकनी मिट्टी और दूसरी क्या मिट्टी थी कि भराई गई मिट्टी या बनाई हुई मिट्टी। और उसके बाद हमने क्या देखा था कि उपयुक्त मिट्टी क्या थी, जिस पे कौन कौन सी थी, रेतीली मिट्टी थी, ककरीली पथरीली मिट्टी थी और चूने युक्त मिट्टी थी। तो इस तरीके से 3 मिट्टी में हमने देखा कि 3 मिट्टी में घर बनवाना चाहिए और उस पर किस पर नहीं बनाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि मकान की बनावट जो होती है, मकान की बनावट कैसी होनी चाहिए। मकान की बनावट जो होती है वह कैसी होनी चाहिए। अब इसको देखते हैं, जैसे आपने कितने का आपने लिया है, जो ज़मीन लिया है, या आपने कितने का लिया है, ये क्या है, घर का जो प्लाट लिया है वह कितने का है, 40 × 60 फीट का है। कितने का है, ये मान लीजिए आपने जो ये मतलब प्लाट लिया है घर का, ये कितने का है, 40 × 60 का है। तो जब आप घर बनवा रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि आप पूरे पे घर बनवा लेंगे, पूरे पे घर नहीं बनवाएंगे। तो इसका बाहरी ये इधर छोड़ेंगे और कुछ इधर छोड़ेंगे, जिससे घर का वातावरण शुद्ध रहे। और आप इस पर अगर पेड़ वगैरह लगवाने चाहें तो लगवा सकते हैं, पेड़ पौधे छोटे छोटे। तो इधर जो है ये कुछ स्थान यहाँ पर छोड़ेंगे। ये कितना स्थान यहाँ पर छोड़ा जाएगा, 10, जो आगे का छोड़ा जाएगा 10 × 10 से 12, कितना, 10 से 12 और 12 फीट। और इधर कितना छोड़ेंगे हम लोग, 8 से 10 फीट। कितना छोड़ेंगे, 8 से 10 फीट छोड़ेंगे, 8 से 10 फीट, और यहाँ 10 से 12 फीट छोड़ेंगे। एक बार फिर सुनिए कि मकान की बनावट कैसी होनी चाहिए। अगर आपने कितने का 40 × 60 का प्लाट मकान बनाने के लिए प्लाट लिया है, तो आप आगे का पार्ट जो आगे का जो छोड़ेंगे ये कितना छोड़ेंगे, 10 से 12 फीट, और पीछे का जो छोड़ेंगे उसे 8 से 10 फीट छोड़ेंगे। और अगर एक क्वेश्चन करें हम आपसे कि आप लोग जानते हैं कि भूकंप रोधी घरों को क्या कहते हैं, भूकंप रोधी घरों को क्या कहते हैं, भूकंप रोधी घरों को किस नाम से जानते हैं। तो हमने क्या कहा कि तो भूकंप रोधी घरों को क्या कहेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए, ये नोट कर लीजिए। भूकंप रोधी घरों को रिट्रो बिल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रिट्रो
बिल्डिंग कहते हैं। तो अब हमने देखा था कि मकान जो होता है इसके बनाने के लिए जो हमने प्लाट लिया और बाहर जो होता है कितने का प्लाट लिया, तो कितना हम लोगों को बाहर आगे की तरफ छोड़ना चाहिए, कितना जो है पीछे की तरफ छोड़ना चाहिए। और मकान जहां हम बनवा रहे हैं वहां पर नाली की व्यवस्था कराने के लिए, निकास करवाने के लिए, उसके लिए मतलब इस तरीके से नाली बनाई जाए और मेन नाली में इस तरीके से हम निकालें कि मेन नाली में उसको मिला दिया जाए। ये सब चीज़ों की मतलब जब भी घर मकान बनवाना हो तो इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे। उसके बाद अब हम देखेंगे कि घर की बनावट, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट करिए इसको कि घर की बनावट के लिए जैसे जो संवातन के लिए कौन सी दिशा अच्छी होती है। संवातन के लिए कौन सा, पूरब पश्चिम अच्छा होता है और दक्षिण दिशा वाले घर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होते हैं। क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होते हैं। अब पहले हम देखेंगे कि संवातन जो होता है, संवातन के लिए पूरब पश्चिम जो होता है, पूरब पश्चिम दिशा अच्छी होती है। और जो दक्षिण दिशा है ये किसके लिए होता है, दक्षिण दिशा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अच्छी होती है। मतलब घर बनवाते समय किस तरफ, ये थोड़ी ना है कि घर बनवा रहे हैं चाहे जिधर घर का मेन द्वार खोल दिया जाए, किधर किचन होना चाहिए, किधर मेन द्वार खोल लेना चाहिए। और इस सबसे क्या है कि संवातन वेंटिलेशन वगैरह के लिए कि अच्छी होती है। अब आप जिधर से सूर्य निकल रहा है शाम तक, जिधर मतलब आप ऐसी तरफ खिड़की वगैरह बनवाइए कि जहाँ सुबह से शाम तक धूप ही धूप आए। तो इससे क्या होगा कि इससे आप उस घर में गर्मी बहुत ज़्यादा आएगी। तो इस तरीके से घर को जो भी अगर आप खिड़की खुलवा रहे हैं, उसका मेन दरवाज़ा खुलवा रहे हैं, तो आप उसको ध्यान में रख के खुलवाएंगे। जैसे इसको पढ़ते हैं कि आमुख दिशा विन्यास। क्या, आमुख दिशा विन्यास। आमुख विन्यास, इसमें देखेंगे भवन के घर का द्वार इस तरीके से बनवाया जाए कि सूर्य का प्रकाश आ सके। घर का मुख पूरब दिशा की ओर हो और मैदानी क्षेत्रों में किधर की ओर हो, मैदानी क्षेत्रों के लिए पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। पूरब दिशा की ओर। गर्म प्रदेशों के लिए घर का आमुख उत्तर दिशा अच्छी मानी जाती है। उत्तर दिशा अच्छी मानी जाती है। और दक्षिण दिशा क्या है, दक्षिण दिशा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए होते हैं। दक्षिण दिशा पहाड़ी देशों के लिए उपयुक्त है।
तो हमने देखा कि आमुख दिशा विन्यास में कि भवन के घर का द्वार इस तरीके से बनवाया जाए कि सूर्य का प्रकाश आ सके। मतलब भवन के घर का द्वार जो है इस तरीके से बनवाया जाए कि सूर्य का प्रकाश आ सके। घर का मुख जो होता है वह किधर होना चाहिए? पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। मतलब जो नॉर्मली ऐसे घर हैं उसका मुख जो होता है वह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। और मैदानी क्षेत्रों के लिए पूर्व दिशा की ओर हो। मतलब जो मैदानी क्षेत्र हैं उधर वहाँ के घर का मुख कैसा होना चाहिए? पूर्व दिशा की ओर। और गर्म प्रदेशों के लिए घर का मुख किधर होना चाहिए? उत्तर दिशा की ओर होनी अच्छी मानी जाती है। और दक्षिण और पहाड़ी देशों के लिए कैसा होना चाहिए? दक्षिण दिशा में। पहाड़ी देशों के लिए देखिए, पहाड़ी देशों के लिए दक्षिण दिशा में, और गर्म प्रदेशों के लिए किधर होना चाहिए? उत्तर दिशा में। और मैदानी क्षेत्रों में पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि घर आप जब बनवा रहे हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए कि हम घर बनवाते समय किधर की ओर उसका प्रवेश द्वार खुलवाना चाहिए। वेंटिलेशन के लिए किधर होना चाहिए? पूर्व पश्चिम का संवातन जो होता है वह अच्छा होता है। किधर का संवातन अच्छा होता है? पूर्व पश्चिम का। और हमने बताया कि भूकंप रोधी घर को क्या बोलते हैं? रिट्रो बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हमने मकान के बारे में जाना कि घर क्या है, मकान क्या है। उसके बाद देखा कि घर के लिए किस मिट्टी की आवश्यकता होती है, कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, कौन सी मिट्टी अनुपयुक्त होती है। उपयुक्त मिट्टी के बारे में देखा कि रेतीली मिट्टी जो होती है वह बहुत अच्छी मानी जाती है, और ककरीली और पथरीली मिट्टी भी जो अच्छी मानी जाती है। और कौन सी? चूने युक्त मिट्टी जो मैग्नीशियम युक्त मिट्टी होती है वो भी जो अच्छी मानी जाती है। उसके बाद हमने देखा कि अनुपयुक्त मिट्टी में क्या होता है कि अनुपयुक्त मिट्टी में हमने क्या देखा? भराई युक्त मिट्टी और चिकनी मिट्टी जो भरी हुई जाती है। भराई युक्त मिट्टी कैसी होती है कि जब उस पर मतलब कोई भी गड्ढा होता है उसमें कूड़े को भरते जब वह कूड़ा भर जाता है तो वह भर कर एक जगह, एक स्थान बन जाता है, जिसकी अगर उस मिट्टी पर घर बनवाया जाएगा तो बारिश हो गई तो वह वहाँ पे जो कूड़ा धसे हैं वह जो सड़ने वाले रहेंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, तो क्या होगा? वहाँ पर घर बनवाने से मिट्टी जो होती है वो धस जाती है, जिसकी वजह से घर जो होता है बनाने के बाद वहाँ पर ख़राब हो जाते हैं। और हमने देखा कि घर जो होता है वो कैसे स्थान पर बनवाना चाहिए? घर ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ से हॉस्पिटल हुआ, स्कूल हुआ, ये सब बहुत दूरी पे ना हो। घर ऐसी जगह ना बनवाइए जहाँ पर कारखाने हो, एकदम पास में हो, कारखाने हो, मिल हो। इन सब चीज़ों से क्या होता है? घर का जो होता है वातावरण भी नहीं शुद्ध रहता, और यहाँ पर बच्चों को और जो भी मतलब कई दिक्कतें यहाँ पर आती हैं कि अगर फैक्ट्री चल रही है तो इससे वहाँ का जो वातावरण होता है वह शुद्ध नहीं होता है। और घर बनवाते समय आप ऐसे स्थान पे बनवाइए कि जहाँ पर देखिए कि वहाँ का वातावरण कैसा है, कि वहाँ पर बहुत घनी बस्ती तो नहीं है। मतलब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही घर बनवाना चाहिए। और ये सब इतना ध्यान में रखकर क्यों हम क्यों ज़मीन खरीदेंगे? क्योंकि ये घर जो है, ये मकान जो है वो एकाएक नहीं लिया सकता। घर नहीं, मकान जो है, ये ज़मीन जो आप ले रहे हैं ये क्या है कि लघुकालीन लक्ष्य के अंतर्गत नहीं आता है। कोई व्यक्ति आज सोचा और कल ले लिया ज़मीन, इस तरीके से नहीं हो सकता है। घर बनवाने में काफ़ी मकान बनवाने के लिए काफ़ी समय लगता है, और इसको बहुत ही सोच समझ के बनवाना चाहिए। अब हमने देखा कि इसकी मिट्टी, अब हमने क्या हुआ? मिट्टी ले ली कि मिट्टी कैसी मिट्टी पे घर बनना चाहिए और किस स्थान पर बनना चाहिए, कैसे स्थान। अब हम देखेंगे कि उसका नक्शा कैसे पास करवाया जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि उसका नक्शा कैसे पास करवाया जाता है। नक्शा क्या है? नक्शा एक कागजी काम है जो कि अगर उसको पास करवा लिया जाए तो उसमें वो निर्धारित हो जाता है, एक तरीके से रूपरेखा है कि इस तरीके से यहाँ पर किचन होगा, यहाँ पर इस तरीके से होगा। तो वो एक मानसिक प्रक्रिया है। नक्शा के पास करना क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है कि इस तरीके से बन जाएगा तो ये यहाँ पर इतने कमरे बनेंगे, इतने फिट के यहाँ पर इस तरीके से इंच के बनेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से नक्शे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। नक्शे में भी कई प्रकार के होते हैं, उसको जानेंगे।